हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 245 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग 246 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सच में 35 में से 35 अंक लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। ये पार्ट 8 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 7 तक कवर कर लिया है और ये 500 ऑब्जेक्टिव का यानी कि जो हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, अगर दोस्तों आप सभी वीडियो को देख लेते हो, जितना भी वीडियो बनता है, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं 35 में से 35 मार्क्स आपका रखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना, सभी वीडियो को देखना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा। एक बच्चा हमको कमेंट करके बोल भी रहा था कि सभी क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उसको ध्यान में नहीं रखना है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उसको आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो ये पार्ट 8 है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 246। लंबी दूरी तय रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए, ज्यादा दूरी तक हम लोग अगर रेडियो प्रसारण करेंगे तो निम्न में से किसका उपयोग हम लोगों को करना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का, यानी कि ऑप्शन सी। आप लोगों का टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जानते हैं समय बलवान होता है, इसलिए हम लोग फटाफट सभी क्वेश्चन को करेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है प्लीज आप लोग ईमानदारी से आंसर को कमेंट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो लंबी दूरी तय करने के लिए कौन सा किस चीज का उपयोग करना पड़ता है? आयन मंडलीय तरंगों का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 247। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का हम लोग उपयोग करते हैं वह है, तो बताएंगे कितना हर्ट्ज होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमेशा MHz में होता है। किसमें होता है? MHz में। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 से लेकर के 300 MHz। ठीक है, तो टीवी प्रसारण के लिए कौन सी आवृत्ति परास का हम लोग उपयोग करना होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 248। विस्थापन धारा का मात्रक है, विस्थापन धारा का मात्रक है आपका ए है एम्पियर। तो दोस्तों फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन धारा का मात्रक वो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा और राइट आंसर क्या है? ए, यानी कि एम्पियर। ठीक है, तो विस्थापन धारा का क्या मात्रक है? एम्पियर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 249। प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है, यानी कि प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए निम्न में से किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यूवी किरणें। यूवी किरणें मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन में आपका यूवी भी दिया रह सकता है या फिर अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक है, तो प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणें का उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250। बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया। वैसे जितना भी क्वेश्चन आपको अभी हम करवाए ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। बार बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पे हम लोग आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछा गया ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन, यही सब कुछ दिया हुआ है, कोई भी चीज नहीं बदला है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जो है वो 245 मीटर दिया हुआ है। अब जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, मतलब सिंपली पूछ रहा है कि भाई प्रेषण टावर का जो ऊंचाई है वो 245 मीटर दिया हुआ है। अब अधिकतम दूरी तक इस टावर का जो प्रसारण है वो पहुंचेगा, कितना दूरी तक पहुंचेगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 56 किलोमीटर, ऑप्शन सी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर 245 है, बस 245 को मीटर लगा देता है, कोई किलोमीटर लगा देता है, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 56 किलोमीटर यानी कि km। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच इलेक्ट्रिक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो कालांतर होता है वो क्या होता है? कितना एंगल का होता है? 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 251 का, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर है वो 0 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचारण विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों के लंबवत होता है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का संचारण जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक है, लंबवत मतलब क्या? ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये लंबवत होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हम लोगों को सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, यहाँ पर गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को राइट आंसर को चुनना है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल राइट है ये। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, बिल्कुल राइट है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो निर्वात में प्रकाश के वेग जैसा चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होती है, ये आपका पॉइंट जो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत
कौन सा कथन गलत है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग जो है वो सभी माध्यमों में समान होती है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, 253 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि हमेशा समान नहीं होता विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है किसके द्वारा? लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, पोलराइड के द्वारा या फिर प्रिज्म के द्वारा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ध्रुवण है वो कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोलराइड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण पोलराइड के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य यानी कि इसका वेवलेंथ जो है वो क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर आखिर पूर्ण नहीं होती है। यानी कि प्रकाश का एक किरण अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो बताएंगे इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। मैं ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंकड़े पूर्ण नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहां पर आंकड़ा जो है वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बहुत कोई घटता है लगा देता, क्योंकि स्पीड घट जाता है। हम लोग जानते हैं कोई भी प्रकाश का किरण जो है वो अगर ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगा तो बहुत लोग, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूं। जैसे यहां पर इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका विरल माध्यम, ये क्या हो गया? विरल, और ये हो गया सघन। तो बच्चे लोग क्या समझते हैं कि भाई ग्लास स्लैब में प्रवेश किया, इसका मतलब सघन में प्रवेश किया, तो वेलोसिटी का जो प्रकाश का किरण का जो स्पीड है वो घट जाएगा। जब ये स्पीड घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या लगा देता? ए लगा देता। लेकिन देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, मतलब कोई किरण है जो कि ग्लास स्लैब में प्रवेश किया, अब भाई वो किरण कहां से आया? जरूरी थोड़े वो हवा से आया, विरल माध्यम से आया, क्या पता वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आंकड़ा जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए यही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में फिर जो है वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आप लोगों का, यानी कि डाउट के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए मृगम ऋषिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर व्यक्तिकरण। तो मृगम ऋषिका का जो कारण है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है? प्रकीर्णन, व्यक्तिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। ये क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास में भी बनाए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन ए। तो आसमान का जो रंग नीला दिखने का क्या कारण है? प्रकीर्णन ही कारण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है? यानी कि सौर प्रकाश में जो काली रेखाएं उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, टेल्यूरिक रेखाएं कहते हैं, या फिर दोनों कहते हैं। तो दोस्तों 258 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉनहोफर रेखाएं, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो सौर प्रकाश में जो प्रेजेंट काली रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का संवेग होगा, यानी कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का जो है संवेग क्या होगा? संवेग को हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकंड से इस तरीके से जो उसको सूचित करते हैं। ठीक है, उसका जो यूनिट है कुछ इस प्रकार है। तो 259 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन का जो संवेग होता है वो होता है 5 × 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। देखिए मैं इंपोर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सभी क्वेश्चन प्लीज आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है, दृश्य परिसर में, अवरक्त क्षेत्र में, पाराबैंगनी परिसर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 260 का जो राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य परिसर में, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां जो होती है वो दृश्य परिसर में होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक होगा, यानी कि रिडबर्ग नियतांक जो है R दिया हुआ है और प्रकाश की चाल जो है C दिया हुआ है। अब RC का मात्रक क्या होगा? पर मीटर, पर सेकंड, पर किलोग्राम। तो दोस्तों 261 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पर सेकंड। तो रिडबर्ग नियतांक R एवं प्रकाश की चाल C हो तो RC का मात्रक क्या होगा दोस्तों? पर सेकंड। ठीक है, तो 261 का आपका ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262, यहां पर देखिए थोड़ा सा बैक चले गया, सॉरी कभी कभी इशू आ जाती है। देखिए कितना क्वेश्चन में थे हम लोग? 262 में थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 262 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लेजर की क्रिया के लिए जरूरी है। तो लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन, उच्च ताप, निम्न ताप या फिर अर्धचालक। तो दोस्तों 262 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संख्या परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए। तो लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? संख्या परिवर्तन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है रेखीय स्पेक्ट्रम का, सतत स्पेक्ट्रम का, अवरक्त स्पेक्ट्रम का या फिर सभी का। तो बोर परमाणु मॉडल जो है वो सफल व्याख्या करता है किसका? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेखीय स्पेक्ट्रम का, यानी कि ऑप्शन ए। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या किसका करता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन किसका करता है? रेखीय स्पेक्ट्रम का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। यदि दो आवेशों यानी कि दो चार्जों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो दोस्तों दो चार्ज है, अगर उनके बीच का दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, दो आवेश उसका बीच का दूरी को बढ़ा देंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो जो है स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसका व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसी संधारित्र की धारिता। प्लेट का क्षेत्रफल का, प्लेटों के बीच का माध्यम का, यानी कि पराविद्युतता का। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक प्लेट का क्षेत्रफल ये हो गया आपका प्लेट, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है यानी कि परावैद्युत होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर प्लेटों का बीच का जो ये दूरी होता है, ये डी जो होता है, ये दूरी जो हो गया आपका, ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता का। ठीक है, तो किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता का व्युत्क्रमानुपाती होती है संधारित्र की धारिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, या फिर इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी धारा को जो है घटाना चाहिए विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। अलग अलग त्रिज्याओं को दो गोले पर अगर हम लोग समान चार्ज देंगे तो बताएंगे विभव जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटे गोले पर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग दो गोला लेंगे और ये गोला जो है बहुत बड़ा है और ये गोला छोटा है और चार्ज जो है वो समान देंगे, यानी कि त्रिज्या, यानी कि अलग अलग त्रिज्या अलग अलग, मतलब क्या हो गया? आकार जो है वो अलग अलग है, और दो गोले पर जो आवेश है यानी कि चार्ज है वो बराबर है। अब आपको पूछ रहा भाई विभव जो होगा वो क्या होगा? तो छोटे गोले का जो विभव होगा, यानी कि छोटे गोले का जो विभव पोटेंशियल होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा बड़े गोले के कंपैरिजन में। 267 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है, वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों तक? बिल्कुल। चलिए, तो एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य, यानी कि जीरो। ठीक है, तो कभी भी हम लोग अगर समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो आवेश पर जो क्षेत्र द्वारा कार्य होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कितना? 270। यहां ध्यान देंगे, विद्युतशीलता जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? सिंपली आपको फिर से मात्रक पूछ रहा है विद्युतशीलता का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 270 का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे पर मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फैराडे पर मीटर। Fm माइनस भी लिख सकते हैं या फिर F/m ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैराडे पर मीटर विद्युतशीलता का मात्रक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। जो भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को एक बार चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर इसी तरीके से तैयारी होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी तैयारी होती है, इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो भी आपके दोस्त है, एक बार शेयर कर दीजिए अगर वो नहीं जानते हैं तो। ठीक है, चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो क्या होता है? इसका आंसर को आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं बोल देता हूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इजी क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, यानी कि डायमेंशन पूछ रहा है आपको किसका? विद्युत क्षेत्र का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ml t-2 a-1। क्या हो जाएगा? ml
T-2। देखिए ये बहुत आसान ट्रिक से बनता है। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो बोलेंगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर, ताकि आपको जितना कोई भी पूछ दे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ दे या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा पूछ दे, कोई भी पूछ दे आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ml T-2 A-1 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 273, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो बताएंगे उन पर जो लगा विद्युत बल है वो क्या बराबर होगा? विद्युत बलों के परिणाम बराबर होगा, या फिर उनके त्वरण बराबर होंगे, या फिर उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे? तो 273 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विद्युत बलों के परिमाण जो है, परिणाम जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाए तो उनके बीच का जो विद्युत बलों के जो परिमाण होंगे, परिणाम होंगे, वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे कौन सदिश राशि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत तीव्रता। ठीक है, विद्युत तीव्रता का जो है, यानी कि विद्युत तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है? तो आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ए शून्य होता है। ठीक है, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 शून्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 276 का, वो हो जाएगा आपका पर केल्विन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277, यदि ताप का मान अगर 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर समान रहेगा? तो 277 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग समान रहेगा। ठीक है, तो यदि हम लोग अगर ताप का मान बढ़ा देंगे 3 डिग्री सेल्सियस तो प्रतिरोधकता का जो गुणांक है वो आपका समान रहेगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का हम लोग अगर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4 डिग्री, जितना भी बढ़ा देंगे उसका जो मतलब कि गुणांक, जो प्रतिरोधकता का जो गुणांक का मान है वो लगभग समान रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा? 278, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब का ताप जो है वो बढ़ता ही जाता है, या फिर प्रथम बढ़ता है फिर घटता है, या फिर प्रथम घटता है फिर बढ़ता है, या फिर प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है? यानी कि आपको पूछता है कि जब हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, बटन को ऑन कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो क्या होता है? इसका आंसर आप लोग आसानी से देना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा जो दोस्तों? प्रथम बढ़ता है फिर जो है वो स्थिर हो जाता है। एक समय के बाद बहुत लोग क्या बोलते हैं कि वो बढ़ते जाता, ऐसा नहीं है। पहले बढ़ता फिर जो है एक समय के बाद स्थिर होता है। अगर बढ़ते रहेगा तो फिर फट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन बल्ब का जो टेम्परेचर है वो शुरू में बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, दो उत्तल लेंस जो कि एक दूसरे के संपर्क में है, इसका समतुल्य लेंस जो है वो क्या है? उत्तल है, अवतल है, या फिर समतलावतल? ये समतलावतल गलत देखा हुआ शायद, समतलावतल। ठीक है, समतलावतल या फिर बेलनाकार। तो बताएंगे दो उत्तल लेंस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उसका समतुल्य लेंस जो है वो कैसा बनेगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तल, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस पार्ट में 280 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 9 में आपका क्या हो जाएगा? 281 से जो आपका शुरू होने वाला है। तो 500 वीवीआई ऑब्जेक्ट का हम लोग सीरीज कर रहे थे और ये पार्ट 8 था। इससे पहले पार्ट 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए पार्ट 7 तक। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा। सभी वीडियो का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, जम करके पढ़ाई कीजिए। बहुत टाइम है, अगर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो, अगर नहीं किए तो फिर बहुत कम टाइम है। आप लोग जल्द से जल्द तैयारी शुरू कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।